अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here your chemistry instructor मोहम्मद इरफान करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी के अंदर हम लोग आज जिस पर्टिकुलर सेक्शन को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कॉमन नेम्स कि हम लोग कैसे एन आइसो या फिर न्यू अल्केन्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं, या फिर हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप हमें एन आइसो न्यू सेकेंडरी टर्शियल अल्काइल ग्रुप्स देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कॉमन अल्काइल ग्रुप्स इस्तेमाल किए जाते हैं हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम से। तो कॉमन नेम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिस तरह से हमें पता है कि हम लोग आईयूपैक सिस्टम के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं कि हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। इस तरह का कॉमन नेम्स के अंदर किसी भी किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कॉमन नेम्स के अंदर आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखकर ही नाम की जो है वो पहचान करनी होती है। वी डोंट हैव टू कंसीडर द लॉन्गेस्ट चेन ड्यूरिंग द कॉमन नेम्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर हम लोग आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको नाम देंगे तो हम लोग सबसे पहले 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग इसको नाम दे देंगे कि 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो इसका आईयूपैक नेम है। लेकिन अगर हमने इसको कॉमन नेम देना है तो हमने इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करने हैं। कार्बन नंबर 1 2 3 और 4, इसके अंदर 4 कार्बन है तो हम लोग इसको आइसो ब्यूटेन बोलेंगे। आइसो क्यों बोल रहे हैं वो हम लोग आगे जाके इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हम लोग आइसो क्यों बोलते हैं, एन क्यों बोलते हैं और न्यू जो है वो क्यों बोल रहे होते हैं। इसी तरह से अगर एन ब्यूटेन बोलना है तो हमारे पास 4 कार्बन यहाँ पे मौजूद हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे कि हमारे पास ब्यूटेन मौजूद है। मीन टू से यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को कॉमन नेम्स के अंदर लॉन्गेस्ट चेन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। आपने सिंपली टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना होता है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है वो किसी भी आप कंपाउंड का कॉमन नेम डिटरमाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे न्यू पेंटेन है तो इसके अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है वो हमारे पास 5 मौजूद हैं। तो हम लोग इसी बुनियाद के ऊपर इसको पेंटेन बोल रहे हैं जब हम लोग इसको कॉमन नेम देंगे। लेकिन अगर आप इसका आईयूपैक नेम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास 3 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। 2 डाईमिथाइल प्रोपेन जो है वो इसका आईयूपैक नेम बन रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पे जो हमने नतीजा अखज़ किया वो यही है, कॉमन नेम्स के अंदर हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को जो है वो देखना होता है। अब हमारे पास जो कॉमन नेम्स होते हैं वो 3 तरह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एनल्केन्स कौन से होंगे, आइसोल्केन्स कौन से होंगे और न्यूअल्केन्स कौन से होंगे। इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनल्केन से। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नॉर्मल, और इनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर। नो ब्रांच प्रेजेंट इन इट, मतलब कि आपके पास अगर स्ट्रेट चेन कंपाउंड मौजूद होंगे आप उनको एन अल्केन के हिसाब से जो है वो नाम दे रहे होंगे। वहाँ पे आइसो न्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हम लोग किसको एन को उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 3 या फिर 3 से ज़्यादा कार्बन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। आप लोग कभी भी एक सिंपल मीथेन मौजूद हो तो इसको नहीं बोलेंगे कि ये एन मीथेन है। हमारे पास 2 कार्बन इथेन मौजूद हो तो हम लोग इसको कभी भी नहीं बोलेंगे हमारे पास एन इथेन। एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन आप लोगों ने इस तरह से सुना होगा, लेकिन कभी भी एन मीथेन या फिर एन इथेन नहीं सुना होगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली पूरी लॉजिक होती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एनी उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि अगर ये हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर कंपाउंड 5 कार्बन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन के अंदर, तो हम लोगों ने इसको बोला पेंटेन। और एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट चेन के अंदर तो ये हमारे पास एन पेंटेन बना। इसको हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? 4 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं तो हम लोग इसको ब्यूटेन बोलेंगे। और एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर जो है हमारे पास चारों के चारों कार्बन एटम जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने इसको इस्तेमाल किया जिसके अंदर किसी भी किस्म की ब्रांच मौजूद नहीं होती। अब ये वाला कॉन्सेप्ट के 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन के लिए हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो रिमेंबर कि हमारे पास एनल्केन के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन का होना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ एनल्केन्स। अगर आपके पास दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन मौजूद नहीं है तो आप लोग कभी भी उसको एनल्केन नहीं बोल सकते। लाइक अगर हम लोग CH4 की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी कार्बन की आइडेंटिफिकेशन बताई हुई है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH4 के अंदर चूँकि ये कार्बन किसी भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो ना ही ये हमारे पास प्राइमरी कार्बन है और ना ही ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन इसके अंदर कोई मौजूद है, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ये एन मीथेन, हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग इथेन की बात करते हैं तो इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कार्बन तो मौजूद हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास एन एल्केन के लिए 3 कार्बन का होना ज़रूरी होता है। जब हमारे पास 3 कार्बन मौजूद होंगे तो हमारे पास प्राइमरी कार्बन भी मौजूद होगा और सेकेंडरी कार्बन भी मौजूद होगा। उसी बुनियाद के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होगा,
वो हमारे पास एन प्रोपेन जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। लाइक एन पेंटेन के अंदर ही देखें तो ये जो कॉर्नर्स के ऊपर 2 कार्बन मौजूद हैं ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी है, और जो सेंटर के अंदर तीनों के तीनों कार्बन है ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। तो जब भी आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कार्बन मौजूद होंगे एल्केन्स के अंदर, तभी आप लोग जो है उसको एन का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइसोल्केन। आइसोल्केन की अगर बात करें तो आइसो को उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है व्हेन ऑल द कार्बन एटम एक्सेप्ट वन फॉर्म अ कंटिन्यूस चेन। तो आपके पास जितने भी कार्बन आइटम मौजूद हैं वो एक स्ट्रेट चेन बनाए, सिर्फ एक ही जो है वो हमारे पास ब्रांच हमें देखने को मिल रही होती है। और वो जो ब्रांच होती है याद रखें पर्टिकुलरली सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर होना ज़रूरी होती है, और वो जो ब्रांचिंग होगी मिथाइल होना ज़रूरी होती है। तो आइसो के लिए 3 कंडीशन हमने पढ़ी कि कंटिन्यूस चेन, तमाम के तमाम कार्बन बनाए, सिर्फ एक कार्बन जो है वो ब्रांच के अंदर हो। फिर हमने दूसरी बात की कि वो जो ब्रांच है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात हम लोगों ने ये की कि वो जो ब्रांच होगी वो हमारे पास कौन सी ब्रांच होगी, वो हमारे पास मिथाइल ब्रांच होगी। लाइक यहाँ पर देखें, हमने शुरू में बात क्या की थी कि हम लोगों ने टोटल कार्बन एटम्स को काउंट करना होता है, तो 4 कार्बन मौजूद हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब आइसो क्यों बोल रहे हैं, आइसो के लिए हम लोगों ने 3 बातें की। पहली बात ये है कि हम लोगों ने जो भी एक स्ट्रेट चेन होगी उसके अंदर सिर्फ एक कार्बन आइटम जो है वो ब्रांच के अंदर मौजूद होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखेंगे आपका 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर देखने को मिल रही है और एक ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। पहली बात होगी ब्रांच। दूसरी बात हमने की कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर होनी चाहिए, तो वो भी बात पूरी हो रही। तीसरी बात हमने की कि हमारे पास वो जो ब्रांचिंग है वो कौन सी होनी चाहिए, मिथाइल, तो ये बात भी पूरी हो रही। मीटर से हमारे पास आइसोब्यूटेन होगा। इस तरफ आए हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन देख ली। लॉन्गेस्ट चेन तो इसके अंदर नहीं, बस बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एक कंटिन्यूस चेन बन रही है, सिर्फ एक ही ब्रांच है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास एक ब्रांच आई। दूसरी आइडेंटिफिकेशन कार्बन नंबर 2 के ऊपर होनी चाहिए, वो भी पूरी। और तीसरी कि वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास आइसोपेंटेन होगा। जब सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। एक फंक्शन ग्रुप वाला पर्टिकुलरली केस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है सिंपल एल्केन के अंदर, तो आप किसी भी साइड से देख सकते हैं ना। लाइक अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता तब भी आप लोगों ने इसको आइसोपेंटेन ही बोलना था। लेकिन जब फंक्शन ग्रुप मौजूद होता है तो मिथाइल ब्रांचिंग जो होनी चाहिए मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेकंड कार्बन ऑपोजिट टू द फंक्शन ग्रुप। वो फंक्शन ग्रुप से ऑपोजिट साइड पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद होगी, तो आप लोग इसको जो है वो आइसो का नाम दे रहे होंगे। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज करें ये फंक्शन ग्रुप है, तो ये हमारे पास आप उसके ऑपोजिट साइड से देखेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर आइसोपेंटाइल क्लोराइड को देखते हैं तो ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है। आपने इसकी ऑपोजिट साइड से देखा कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारे पास आइसोपेंटाइल क्लोराइड होगा। अगर यही CH3 ग्रुप मेरे पास यहाँ पे लगा होता है इस पोजीशन के ऊपर, अगर क्लोरीन के साथ वाले आप कार्बन से देखना शुरू करते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 के ऊपर ही मिथाइल ग्रुप है, लेकिन तब आप इसको आइसो का नाम नहीं देंगे। आइसो का नाम उसी वक्त देंगे जब फंक्शन ग्रुप मौजूद हो। तो ऑपोजिट टू द फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से आप लोगों ने देखना शुरू करना है कि आप कार्बन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है या नहीं, उसी बुनियाद के ऊपर आप इसको नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं न्यूअल केन की तरफ। न्यूअल केन के लिए जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो ये है कि 2 मिथाइल ग्रुप होने चाहिए ब्रांच ऑन द सेकंड कार्बन आइटम, मतलब कि हमारे पास 2 ही ब्रांचेज होनी चाहिए। 3 इसके अंदर भी बात याद रखेंगे। नंबर 1 के 2 ब्रांचेज होनी चाहिए। नंबर 2 कौन सी बात आगे कि वो सेकंड कार्बन के ऊपर होनी चाहिए। नंबर 3 कौन सी आगे कि वो हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स होने चाहिए। इसके अंदर क्वार्टरनरी कार्बन जो होना ज़रूरी होता है, बट याद रखें कि ओनली क्वार्टरनरी कार्बन नेसेसरी नहीं हुआ करता फॉर द न्यूअल केन्स। इसकी क्या कंडीशन होती है, प्रॉपर कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी 3 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द क्वार्टरनरी कार्बन, कि क्वार्टरनरी कार्बन तो हो लेकिन उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच होना ज़रूरी होती हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है। कुछ जगहों पे ये पढ़ाया जाता है कि क्वार्टरनरी कार्बन मौजूद हो तो हम लोग उसको न्यूअल केन का नाम दे रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं है। क्वार्टरनरी कार्बन का होना ज़रूरी होता है लेकिन उसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हों, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो कार्बन है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन है और इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप्स, एटलीस्ट 3 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद होंगे तो हम लोग इसको न्यूअल केन का नाम दे रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, हमारे पास न्यू पेंटेन कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप न्यू हेक्सेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्वार्टरनरी कार्बन मौजूद है। इस तरफ हमारे पास CH3 जो है वो हमारे पास मौजूद है और ऊपर नीचे भी हमारे पास CH3 मौजूद है।
तो हम लोग हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो मिथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास न्यू का स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अब इस स्ट्रक्चर को देखने को यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वार्टरनरी कार्बन हमारे पास मौजूद है, तो नो डाउट ये क्वार्टरनरी कार्बन, क्योंकि ये 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। लेकिन हमने बात क्या की कि 3 मिथाइल ग्रुप्स का अटैच होना जरूरी होता है इस क्वार्टरनरी कार्बन के साथ। तो एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच है, दूसरा ये अटैच है, लेकिन फिर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं, मीन से आप लोग इसको न्यू हेप्टेन का नाम नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास न्यू हेप्टेन जो है वो नहीं होगा। ये न्यू हेप्टेन कब होना था, जब हमारे पास CH3 यहाँ पे लगा होता और CH3 यहाँ पर लगा होता, फिर हम लोगों ने बोलना था कि हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, न्यू हेप्टेन था। और दूसरी बात, इसका हमें कैसे पता लगा, हमने शुरू में क्या बात की थी कि न्यू पेंटेन के लिए सेकंड कार्बन एटम के ऊपर जो है वो 2 मिथाइल लगे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात फुलफिल नहीं हो रही, तो ये हमारे पास न्यू हेप्टेन नहीं होगा। तो ये हमारे पास एन आइसो न्यू का कॉन्सेप्ट होता है। होप सो कि आप लोगों को इन चीज़ों के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉमन एल्काइल नेम्स हम लोग किस तरह से डिटरमाइन कर रहे होते हैं। हम लोगों को वैसे तो पता लग जाता है कि हम लोग मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मिथाइल बन गया, इथेन से एक निकाल रहे हैं, इथाइल बन गया, लेकिन उनको एन कब बोलेंगे, आइसो न्यू, प्राइमरी कब बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे ज़रूरी होगा। सिंपली अल्काइल हम लोग बोलते हैं किसको, अल्काइल अगर हम लोग किसी भी अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप कहलाता है, वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप कहलाता है। अब टर्म्स का इस्तेमाल हम लोग ने देखना है कि हम लोग कहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। कहता है इफ़ वी रिमूव द प्राइमरी हाइड्रोजन, हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल। कहता है हमारे पास टाइप्स होती हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमारे पास हाइड्रोजन की टाइप्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हुई है एक अलग वीडियो के अंदर, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। कहता है फिर रिमूव द प्राइमरी हाइड्रोजन, अगर हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो टर्म्स एन आइसो न्यू जो है वो एस एच एस इस्तेमाल कर ली जाती हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एन ब्यूटेन में से प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया तो जो बनने वाला ग्रुप होगा वो एन ब्यूटाइल होगा। अगर मैं एन ब्यूटेन का सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले एन की एग्जांपल को देखें। ये हमारे पास एन ब्यूटेन जो है वो हमारे पास मौजूद है, स्ट्रेचिंग कंपाउंड है। कहता है अगर हम लोग इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन मीन से ये तो प्राइमरी कार्बन के साथ जो अटैच हाइड्रोजन होते हैं वो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं वो सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद हैं। अगर हमने CH3 इसका एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हमारे पास जो बनने वाला स्ट्रक्चर होगा वो एन ब्यूटाइल। तो इस लाइन का मतलब समझ लग जाना चाहिए कि अगर हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो भी हमारे पास अगर एन ब्यूटेन है तो एन ब्यूटाइल कहलाएगा, आइसो ब्यूटेन है तो आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा, न्यू पेंटेन है तो वो न्यू पेंटाइल कहला रहा होगा। हम लोग सेकेंडरी के टर्म कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और टर्शरी की टर्म उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब हम लोग टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे होते हैं। ये हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है एन प्रोपेन का। अब इस एन प्रोपेन के अंदर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, चूंकि एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो हम लोग इनको प्राइमरी कार्बन बोलेंगे, और ये जितने भी हाइड्रोजन के साथ अटैच है हम लोग उनको प्राइमरी हाइड्रोजन का नाम दे रहे हैं। ये येलो के अंदर जो शेडेड हाइड्रोजन है ये हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन मौजूद है। अब अगर हम लोग इसमें से किसी भी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो उसके नतीजे में मैंने अब यहाँ पे ये वाला जो प्राइमरी हाइड्रोजन है मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो अब ये बन चुका है प्रोपाइल। लेकिन कौन सा प्रोपाइल है, ये हमारे पास एन प्रोपाइल। मैंने इसको एन क्यों बोला है, क्योंकि मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करने से एन एस एच एस ही हमारे पास आ जाएगा। और ये जो रेड कलर के अंदर मैंने शेड किया ये हमारे पास कौन से हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन के साथ जो है वो अटैच है। तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, अब सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करने से जो बनने वाला स्ट्रक्चर कहलाएगा वो हमारे पास सेकेंडरी प्रोपाइल कहलाएगा। तो याद रखें, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि एन आइसो न्यू एस एच एस हम लोग रिपीट कर लेंगे अगर हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हम लोग उसको सेकेंडरी प्रोपाइल का नाम देंगे, अगर टर्शरी रिमूव होगा तो टर्शरी का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर मौजूद है। अब ये जो येलो के अंदर शेड की है मैंने, कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो ये हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन। ये ट्रिक समझी जाती है कि हमारे पास कॉर्नर के ऊपर मौजूद कार्बन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर इनमें से मैं किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे देखें कि हमारे पास CH2 अब आ रहा है, पहले CH3 था। तो अब मैंने एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ब्यूटाइल बना। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल कहलाएगा। आइसो क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि हमारे पास ऐसे जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो वो स्ट्रक्चर उसी तरह से हमारे पास रिपीट होकर आ जाएगा। और ये जो रेड के अंदर शेड है ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अगर मैं सॉरी सेकेंडरी बोल रहा हूँ, टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन जो है वो टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर मैं टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल इस तरह से ग्रुप आएगा। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हमारे पास अब हम लोग इसको टर्शरी ब्यूटाइल का नाम
दे रहे होंगे। टर्शरी क्यों बोला? क्योंकि हम लोग ने इसके टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव किया है। होप्स हो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट है वो समझ लग चुका होगा। अब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कॉमन अल्काइल ग्रुप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको देखें। ये हमारे पास मौजूद है बेंजीन, सिंपल C6H6। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तब जो बनने वाला ग्रुप कहलाएगा C6H5। इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ये टोलीन। अगर मैं इस टोलीन के CH3 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तो ये हमारे पास CH2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको बेंजाइल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। लाइक आप लोगों ने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर बेंजाइल क्लोराइड पढ़ा होगा, CH2 के साथ Cl अटैच होता है। ये सारे के सारे जितने मैंने आप लोगों के साथ अल्काइल ग्रुप से डिस्कस करने की हमारी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर जो है वो मौजूद हैं। इसके बाद ये हमारे पास टोलीन मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, मैं हाइड्रोजन बजाय इस चीज़ के कि जो मिथाइल ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन मूव करूँ, मैं बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, लाइक मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन मूव कर दूँ, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन मूव कर दूँ, मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन, कहीं से भी हाइड्रोजन मूव कर दूँ, तब लाइक मैंने अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया है। तो अब जो बनने वाला ग्रुप होगा वो हमारे पास एराइल ग्रुप होगा, ना कि फिनाइल ग्रुप। फिनाइल कब होना था? जब सिंपल बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। मैंने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वो हमारे पास एक एराइल ग्रुप कहलाएगा, ना कि फिनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बेंजाल्डिहाइड मौजूद है। अब इस बेंजाल्डिहाइड में से अगर मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूँ, तो जो बनने वाला ग्रुप होगा उसको हम लोग जो है वो बेंजोइल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास RCOOH जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर हम लोग इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो हमारे पास जो बनने वाला ग्रुप होगा वो हमारे पास एसाइल ग्रुप कहलाता है। अगर हम लोग इस R की जगह पे CH3 को जो है वो अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इस कॉर्नर वाले हाइड्रोजन को अगर हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी, और ये जो बनने वाली प्रोडक्ट कहलाती है इसको हम लोग एसिटाइल ग्रुप का नाम दे रहे होते हैं। अगर इसका आईयूपैक नेम देखें तो इसको एथानॉइल का नाम दिया जा रहा होता है। अगर Cl अटैच करें तो वो एथानॉइल क्लोराइड कहलाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C जो है, अब हमें पता है कि हमारे पास फिनाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये हमारे पास उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास फिनाइल ग्रुप जो है वो कहला रहा होता है। और अगर इसका आईयूपैक नेम देखें तो हम लोग इसको एथिनाइल का नाम दे रहे होते हैं। और इसी तरह से अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O के साथ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप भी कहला रहा होता है। और अगर हमारे पास तीन कार्बन मौजूद हों, उनमें से एक कार्बन के साथ दो कार्बन जहाँ पर डबली बॉन्डेड मौजूद हों, तो उसको हम लोग प्रोपिनाइल ग्रुप का नाम देते हैं, और आईयूपैक के अंदर हम लोग इसको एलाइल का नाम दे रहे होते हैं। तो ये चंद एक एल्काइल ग्रुप से जो कि हमारी केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।